तो आज का हमारा डिस्कशन है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड से संबंधित एक्ट, यानी कहने का मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम कब पास हुआ था, यानी कहने का मतलब इनएक्टमेंट कब हुआ था इसका 2006 में, यानी ये अधिनियम 2006 में आया था। अब ये क्या है, इससे पहले अपने को कई चीजें हैं वो जाननी है। इस सेशन के अंदर दो चीजों पे अपना फोकस रहेगा कि ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट क्या है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो रूल है वो क्या है, और इसको चलाने वाली जो अथॉरिटी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये तीनों हमारा मेन टारगेट रहेगा। और यहां से आप जनरली देखते हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, इवन दूसरे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। इस एक्ट को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले मैं एक पिछला रिव्यू बता देता हूं आपको। जैसा कि हमने पीछे फूड लॉ एंड ऑर्डर्स पढ़े थे, उनके अंदर हमने डिस्कस किया था कि समय समय पर भारत में फूड से संबंधित, यानी जो फूड का सेक्टर है उसमें फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सेफ्टी है ना, यानी खाद्य सुरक्षा के लिए, और जो भोजन हमें मिल रहा है वो सेफ है और हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया है, उस चीज को एश्योर करने के लिए कई सारे लॉ ऑर्डर्स एक्ट है वो आते रहे। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में आया था। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए जो खराब प्रैक्टिस करते हैं, माल प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें सजा देने के लिए ये एक्ट 1954 में आया था। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी फल उत्पाद अध्यादेश। फल उत्पाद अध्यादेश कब आया था? 1955 के अंदर आया था, 1955 के अंदर। ये किस उद्देश्य से आया था? फ्रूट और वेजिटेबल, फल व सब्जियों का जो प्रोसेसिंग होती है तो उन इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग के लिए। अब भाई फल सब्जियों का जहां प्रसंस्करण होता है उस जगह पर इन्वायरमेंट हेल्थी तो है क्या, है ना, कोई पास में कचरे का ढेर तो नहीं है क्या, जो पानी है वो कंटामिनेट तो नहीं है क्या, जो इंडस्ट्री का लेआउट होना चाहिए वो प्रॉपर लेआउट तो है क्या। तो इन सब चीजों से था। फिर दूसरा, फल व सब्जियों के प्रसंस्करण से जो भी प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट के अंदर कौन सा कंपोनेंट्स, कौन सा कारक है वो कितना होना चाहिए, जिन्हें आप स्टैंडर्ड बोलते हैं, मानक। तो फ्रूट और वेजिटेबल के प्रोसेस प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड यानी मानक डिसाइड करने के लिए 1955 के अंदर है वो आया था। तो ये मोस्ट ऑफ जो फ्रूट और वेजिटेबल के प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है, मोस्ट ऑफ क्या ऑल जो प्रोडक्ट है उनके लिए स्टैंडर्ड मानक डिसाइड करता था, लाइसेंसिंग का काम करता था, और मानक को फॉलो किया है या नहीं किया है उसके लिए सर्टिफिकेशन, प्रमाणीकरण का काम है वो करता था। आप 2011 से पहले का कोई भी आप प्रोडक्ट उठा के देखोगे, आपके घर कोई पैकिंग पड़ी है तो आप उस पर देखोगे तो एफपीओ का सर्टिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये एफपीओ का सर्टिफिकेशन है वो हुआ करता था। तो ये स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं उसकी मॉनिटरिंग भी करता था, निगरानी भी करता था और सर्टिफिकेशन का काम भी करता था। उसके बाद आया मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973 में, मीट खाद्य पदार्थ आदेश 1973। मीट के अंदर क्वालिटी एश्योर करने, कोई बीमार पशु से मीट तो नहीं तैयार कर दिया गया है, मीट इन्फेक्टेड तो नहीं है क्या, जो स्लथरिंग हाउस होते हैं, कसाई खाने होते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉलो तो कर रहे हैं क्या। तो इनके लिए आया था मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, आया था 1973 के अंदर। फिर आया वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर, जो वानस्पतिक तेल है और उससे बने हुए जो उत्पाद है उसमें सही गुणवत्ता का तेल काम में लिया गया है या नहीं लिया गया है, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए 1947 में वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर आया था। फिर इसके बाद इसको रिप्लेस किया एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर, खाद्य तेल पैकिंग नियंत्रण आदेश
यानी इसमें पैकिंग पर भी ध्यान दिया गया कि पैकिंग मटेरियल टीन है, उसमें टीन का परसेंटेज ज्यादा तो नहीं है क्या, प्लास्टिक पैकिंग है तो उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए आया था एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998। उसके बाद आया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, जो मतलब डिस्टिलेशन से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके लिए। डी ऑयल्ड मील, ऐसा भोजन जिसको वसा मुक्त माना जाता है, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर, यानी जो खाने का आटा है उसकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो ऑर्डर आया था वो 1967 में आया था। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, दूध और दूध से बने उत्पाद आदेश। अब दूध के अंदर क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, दूध के उत्पादों में क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए 1992 के अंदर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आया। और भी बहुत सारे ऐसे लॉ ऑर्डर एक्ट है वो जो समय समय पर आते रहे। तो इन सब का क्या था, अलग अलग इनका आदेश या अधिनियम था। अब इनको चलाने की जो अथॉरिटीज थी, यानी कहने का मतलब इनके जो चलाने का प्राधिकरण था, या मैं बोलूं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, प्रशासनिक इकाइयां भी अलग अलग थी। यानी आपको करना क्या है, फूड की क्वालिटी को रेगुलेट करना है, यानी फूड की क्वालिटी को रेगुलेट करना है, नियंत्रित करना है। फूड क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ये कंज्यूमर को पूरा का पूरा एश्योरेंस दिलवाना। यानी कोई उपभोक्ता भोजन खा रहा है तो इस बात का आश्वासन होना चाहिए, एश्योरेंस होना चाहिए कि जो फूड खा रहा है वो सेफ है और सभी स्टैंडर्ड यानी मानकों को पूरा करते हुए तैयार हुआ है, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल क्या है, सही है। इस चीज के कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए ये अलग अलग एक्ट और ऑर्डर है आए, और ये अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां इनको संचालित करती थी। अब ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई, अलग अलग फूड को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां हैं, सरकार का खर्चा भी ज्यादा लग रहा है और ज्यादा एफिशिएंट ही नहीं। आप सोचो किसी एक मॉल के अंदर मान लो कि फूड इंस्पेक्टर सैंपल लेने जाता है, तो अब ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर वाला तो सिर्फ मिल्क के प्रोडक्ट को ही देखेगा। कल को जाहिर सी बात है कि ऑयल से बनी हुई किसी वस्तु के अगर सैंपल लिए जा रहे हैं तो वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर वाले जो लोग हैं जो इसको मतलब इसको संचालित कर रहे हैं, इसकी जो प्रशासनिक इकाई वो करेंगे। तो अलग अलग लोग फूड के सेक्टर में काम कर रहे हैं, खर्चा भी ज्यादा लग रहा है और काम भी ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो रहा है। फिर ये प्लान किया गया कि है तो सारा फूड का ही मामला भी, फूड की हमें सेफ्टी को तय करना है, यानी उसकी सुरक्षा को तय करना है। फूड के अंदर स्टैंडर्ड है वो तय करने हैं, भाई इन मानकों के साथ है वो फूड बनना चाहिए ताकि वो कंज्यूमर के लिए क्या हो, बिल्कुल हेल्थी हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं हो। तो ये काम क्यों न सिंगल रेफरेंस पॉइंट से हो, यानी एक ही जगह से पूरे का पूरा संचालित हो। तो सिंगल रेफरेंस पॉइंट पे इन सभी ऑर्डर लॉ एक्ट को लाने के लिए अब आया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। यानी ये एक ऐसा अधिनियम है जो पहले से आपके जितने भी फूड के लॉ ऑर्डर एक्ट चल रहे हैं उनको एक जगह पर सिंक्रोनस करेगा, यानी कहने का मतलब एक जगह सिंक करेगा, एक जगह जोड़ेगा और एक ही रेफरेंस पॉइंट से उनको संचालित करेगा। देसी भाषा में बोले तो इन सब को इकट्ठा करके एक ही अधिनियम बना दिया गया, इन सब को किया गया निरस्त और इसकी जगह चला सिर्फ एक ही अधिनियम, वो था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम। और ये कब आया था, सन 2006 के अंदर है वो आया था, पास हुआ था 2006 में, लागू नहीं हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया था ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, वो आया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वेलफेयर लिख दिया, वेलफेयर लिखना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कहने का मतलब
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, के अंतर्गत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है। मतलब आपसे पूछ ले कि इस अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए यानी इन्फोर्समेंट करने के लिए या ये अधिनियम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आया हुआ या इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, यानी स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। अब अपने बात करें कि इस एक्ट को संचालित करने के लिए इसको मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए, प्रशासनिक कार्य करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी चुनी गई वो पुरानी नहीं थी, बिल्कुल नई बॉडी है वो बनाई गई। तो इसका प्रशासनिक कार्य देखने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब स्थापना की गई जी? इसकी स्थापना की गई थी 5 सितंबर 2008 को स्थापना की गई थी। हिंदी में भी लिख देता हूं, भारतीय खाद्य सुरक्षा व फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, खुद खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण की स्थापना जो है वो हुई थी 5 सितंबर 2008। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए, इसकी प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए ये बनाई गई। अब आपसे पूछ ले इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो नोडल एजेंसी आपकी कौन सी है? एफएसएसएआई है। कौन सी है नोडल एजेंसी? एफएसएसएआई है वो इसकी नोडल एजेंसी है, यानी इसका प्रशासनिक कार्य देखती है। अब बात आती है इस एक्ट को संचालित करने के लिए जो रूल आए वो कब आए? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल जो आए जी वो आए थे आपके 2011 में। कब आए? 2011 में। इसका मतलब ये हुआ कि अथॉरिटी भी बन गई, रूल भी आ गए। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 लागू कब हुआ? इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट यानी लागू कब हुआ? तो भाई ये लागू हुआ था आपका 2011 में। इन्फोर्समेंट देखो, इनएक्टमेंट तो हुआ था 2006 में, यानी ये पास हुआ था वो कब हुआ था? 2006 के अंदर पास हुआ। लेकिन इसका जो इन्फोर्समेंट हुआ, ये जो लागू हुआ था, ये कब हुआ था? 2011 के अंदर है वो लागू हुआ था। उसके बाद कुछ और रूल ऐड होते गए धीरे धीरे, वो बाद की बातें थी। लेकिन मोस्ट ऑफ जो रूल आए थे, अधिकांश जो रूल आए थे वो 2011 में, और 2011 में इसे क्या है? इन्फोर्समेंट है वो कर दिया गया, यानी जो लागू है वो इसे कर दिया गया था। अब अपने थोड़ा सा रूल को लेके बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। आप कोई सा भी व्यवसाय करते हैं बाजार में, फूड से संबंधित छोटा व्यवसाय करते हैं तो आपको एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और अगर बड़ा व्यवसाय करते हैं तो फिर आपको एफएसएसएआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब कितना उसका दायरा हो कि रजिस्ट्रेशन से काम चलेगा और कितना दायरा हो कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो तो आगे बात करेंगे लास्ट में। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप बाजार में फूड से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा, अगर छोटा व्यवसाय कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अगर आप बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं तो फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? यानी मेरा कहने का मतलब है कि बिना फूड सेफ्टी
एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की परमिशन के आप बाजार में कोई भी खाद्य पदार्थों से संबंधित व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि बाजार में कोई भी फूड प्रोडक्ट है वो आप बेच रहे हैं, कोई भी फूड प्रोडक्ट है वो बेच रहे हैं, तो उस फूड प्रोडक्ट को FSSAI से सर्टिफाइड करवाना बहुत जरूरी है। FSSAI से सर्टिफाइड प्रमाणीकरण करवाना बहुत जरूरी है। देखो, जो एक्ट होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। जो एक्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मैंडेटरी एक्ट। मैंडेटरी एक्ट का मतलब है जो रिज है, मतलब जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर उस सेक्टर में काम कर रहे हो तो। एक एक्ट होते हैं मैंडेटरी, जो कंपलसरी है, कंपलसरी क्या, मैंडेटरी है, जरूरी है, अपनाने ही पड़ेंगे, उनको फॉलो ही करना पड़ेगा, आप उनको छोड़ के बिजनेस नहीं कर सकते, ये सरकार का फैसला है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंसिंग है और सर्टिफिकेशन है वो मैंडेटरी है जी। ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आपका फूड का, चाहे बाजार में एक डेयरी की दुकान क्यों ना हो, चाहे आपकी बहुत बड़ी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों ना हो, आपको FSSAI का लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन कंपलसरी होगा। बाजार से कोई भी पैकिंग वाला फूड खरीद लो, आपको ये लोगो दिखेगा ही दिखेगा। ये लोगो दिखने का मतलब इससे सर्टिफाइड है, इससे क्या है, सर्टिफाइड। तो ये क्या है, मैंडेटरी है। एक होता है वॉलेंट्री एक्ट। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि जो जरूरी नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन करवाए तो करवाए, न करवाए तो न करवाए। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे वॉलेंट्री का। मैंडेटरी तो वो सभी एक्ट होते हैं जिनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी होते हैं। अब जैसे एग मार्क है, एक मार्क एक्ट आया था 1937 में, पढ़ेंगे आगे, इसका भी डिस्कस करना है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट जो है ये 1937 में आया था। ये क्वालिटी एश्योर करता है, गुणवत्ता निर्धारण करता है, क्वालिटी एश्योर करता है, गुणवत्ता निर्धारण सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, कृषि उत्पादों की क्वालिटी एश्योरेंस का काम करता है, गुणवत्ता निर्धारण का काम करता है। किसके जरिए, ग्रेड स्टैंडर्ड डिसाइड करके। यानी कहने का मतलब जो श्रेणियां हैं वो बना के ये क्या है, क्वालिटी एश्योर करने का काम करता है। अब जैसे मान लो कि मैं गेहूं का बिजनेस कर रहा हूं, मैंने कट्टे पे लिख दिया ए ग्रेड गेहूं है। अब भाई कंज्यूमर आया, वो बोलेगा ए ग्रेड गेहूं है, हम कैसे भरोसा करें। हम बोलेंगे यार मैं कह रहा हूं ना, तो आपके कहने से क्या, आप तो बोल दोगे ये गेहूं नहीं सोना है, तो कैसे काम चलेगा। कोई ऑथोराइज चीज तो होनी चाहिए ना। अब कस्टमर के अंदर मुझे कॉन्फिडेंस लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ऑथराइज संस्था से इसको सर्टिफाइड करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा कि नहीं मेरा गेहूं ग्रेड ए ही है। तो मैं एगमार्क के पास गया और एगमार्क को बोलूंगा कि आप क्या है, ग्रेड स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, मेरा गेहूं ए ग्रेड का है, आप इसे सर्टिफाइड कर दो। तो एगमार्क उसे जांचेगा, अगर वो ग्रेड ए का है तो वो अपने को सर्टिफिकेशन है वो दे देगा। अब हमारे कट्टे पे लिखा हुआ है ग्रेड ए गेहूं। अगली बार कोई भी कंज्यूमर आता है, हम कहते हैं जी इसका दाम ज्यादा है और ये ए ग्रेड का गेहूं है, वो बोलेगा हमें कैसे पता है ए ग्रेड का, आप बोलोगे एगमार्क जानते हो ना, एगमार्क उससे सर्टिफाइड है। तो एगमार्क का सर्टिफिकेशन लेना तो कोई जरूरी नहीं था, लेकिन ले लिया तो आपके प्रोडक्ट की क्या है, रेपुटेशन बन गई ना, कस्टमर में कॉन्फिडेंस आ गया भी, हाँ ठीक है एगमार्क ने बोला है तो ठीक है, क्योंकि कस्टमर एश्योर्ड हो गया, मतलब वो क्या है, निश्चित हो गया कि हाँ जी बात तो क्या है ठीक है। तो एगमार्क का आपको सर्टिफिकेशन लेना जरूरी नहीं है, ले लेते हो तो आपकी और आपके प्रोडक्ट की रेपुटेशन बढ़ती है। तो इस प्रकार का कोई भी एक्ट है, जैसे आप बाजार में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लेके आते हो, उस पे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI का लोगो लगा होता है। गोल्ड लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वो हॉलमार्क का सा ऐसे लोगो लगा होता है ना। इसी प्रकार से कुछ प्रोडक्ट पे आप देखते हैं, प्लाई बोर्ड लेके आए होंगे, उस पे ISO का सर्टिफिकेशन लगा होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का लोगो लगा होता है। तो ये वॉलेंट्री होते हैं, ये कंपलसरी नहीं होते, लगवाओ तो लगवाओ, नहीं लगवाना है तो मत लगवाओ, दैट्स ऑल। तो ये वॉलेंट्री होता है। एक मैंडेटरी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, वॉलेंट्री। तीसरा होता है कंपलसरी। अब कंपलसरी कौन सा होता है, अब ये जो वॉलेंट्री एक्ट है, जैसे एगमार्क की ही बात कर लेता हूं, सम सर्कमस्टांस में कुछ
विशेष परिस्थितियों में इन्हें कंपलसरी कर दिया जाता है, जरूरी कर दिया जाता है। आपने हो सकता है पढ़ा हो एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन ऑर्डर जो है, एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन ऑर्डर 1960, सॉरी ऑर्डर नहीं एक्ट है, एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 है क्या, एक मिनट रुको, हाँ 1963 है। जैसे एक्सपोर्ट कंट्रोल या क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट ये आया था आपका 1963 में। कब आया था? 1963 में आया था, 1963 में आया था। तो जब भी आप कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी को एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, तो उसके अंदर ग्रेड स्टैंडर्ड लिखना जरूरी है। और ग्रेड स्टैंडर्ड जो है ना, वो वास्तविक होना चाहिए। ऐसे मतलब नहीं है कि अपनी मर्जी से ही लिख दिया, सी ग्रेड का प्रोडक्ट है, ग्रेड लिख दिया, नहीं। आपको ग्रेड भी लिखनी है और ग्रेड भी वो लिखनी होती है जो वास्तविक होती है। तो अब यार बेचने वाला क्यों वास्तविक लिखेगा जब उसको डर ही नहीं होगा? तो इसलिए क्या किया, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन जो एक्ट है, यहां इंस्पेक्शन जो एक्ट है, निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण व निरीक्षण अधिनियम, तो इसने क्या किया कि जो माल एक्सपोर्ट होता है उसका ग्रेड स्टैंडर्ड जो है ना, वो एगमार्क चेक करेगा। और एगमार्क को ये राइट है कि जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा ग्रेड है, उस ग्रेड का अंदर प्रोडक्ट नहीं है, तो वो उसको सीज करे और उन्हें पनिशमेंट दे। तो ये कंपलसरी हो गया। तो एगमार्क को इस स्थिति में क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया कि जब आप कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, तो वहां पे एगमार्क के जो ग्रेड स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग आपका एगमार्क से सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये कंपलसरी कर दिया गया। मैंडेटरी तो हर जगह लागू होगा ही होगा, वॉलेंट्री कोई उसका सर्टिफिकेशन लेना जरूरी नहीं है, वो वॉलेंट्री है। अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कुछ एक सर्कमस्टांस में ही क्या है जरूरी है, बाकी जगह जरूरी नहीं है, तो वो कौन सा हो जाता है, कंपलसरी। तो एगमार्क वॉलेंट्री का भी काम करता है और कंपलसरी का। आईएसआई भी वॉलेंट्री का भी काम करता है और कंपलसरी का भी काम करता है। तो ये 3 प्रकार के एक्ट होते हैं, जिसमें से हम जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेशन करता है वो एफएसएसएआई करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। तो उसका सर्टिफिकेशन है वो मैंडेटरी है। कैसा है? मैंडेटरी है। अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस देखोगे तो 14 डिजिट नंबर होते हैं। इस पे 14 डिजिट नंबर है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहला जो आपका डिजिट होगा वो टाइप ऑफ बिजनेस को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? टाइप ऑफ बिजनेस को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? टाइप ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के प्रकार को दर्शाएगा। पहला जो 14 डिजिट का आपका लाइसेंस नंबर होगा, जिसमें पहला डिजिट हमेशा ही टाइप ऑफ बिजनेस को दर्शाता है, व्यवसाय के प्रकार को दर्शाता है। व्यवसाय के प्रकार। अगर ये 1 नंबर है तो इसका मतलब क्या है? ये 1 नंबर है तो इसका मतलब है एफएसएसएआई का लाइसेंस है। लाइसेंस का मतलब लार्ज बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है। और ये नंबर अगर 2 हो, अगर ये नंबर 2 हो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर ये नंबर 1 होता है, कितना नंबर होता है? 1 नंबर होता है, तो ये रजिस्ट्रेशन को दर्शाता है। 1 नंबर होगा तो ये रजिस्ट्रेशन को दर्शाएगा, पंजीकरण को दर्शाएगा। पंजीकरण का मतलब स्मॉल स्केल बिजनेस है ना, छोटा व्यवसाय है भाई, डेयरी की दुकान वगैरह इस प्रकार का। तो छोटा है तो रजिस्ट्रेशन है, 1 नंबर रजिस्ट्रेशन को दर्शाता है। और अगर 2 नंबर है तो ये किसको दर्शाएगा? लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब लार्ज स्केल बिजनेस है ना भाई, 2 नंबर का मतलब है लार्ज स्केल बिजनेस है, यानी लाइसेंस। तो ये क्या है? टाइप ऑफ बिजनेस को दर्शाएगा। पहला डिजिट हमेशा ही टाइप ऑफ बिजनेस को दर्शाता है।
अगर एक है तो ये रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, और दो है तो ये क्या है, लार्ज साइज का बिजनेस है और इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। दूसरा और तीसरा कोड हमेशा ही स्टेट को दर्शाता है कि कौन से स्टेट की ये फर्म है। जैसे राजस्थान की होती तो 08 होता, 08 कोड है जी राजस्थान का। तो हर एक स्टेट का अपना इस प्रकार का कोड होता है, तो ये स्टेट को दर्शाता है। चौथा और पांचवा डिजिट ईयर को दर्शाता है। जैसे ये 19 लिखा हुआ है तो 19 का मतलब ये 2019 के अंदर आपका रजिस्टर्ड है, 2019 के अंदर आपका व्यवसाय है वो क्या है, रजिस्टर्ड है, या आपने लाइसेंस है वो ऑब्टेन किया है 2019। तो ये चौथा और पांचवा कोड हमेशा ही ईयर को दर्शाएगा। छठा, सातवां, आठवां कोड कौन से एफएसएसएआई के ऑफिस से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये एफएसएसएआई के ऑफिस के लिए एफएसएसएआई के ऑफिस को निर्देशित करता है, यानी दर्शाता है कि कौन से ऑफिस से आपका रजिस्ट्रेशन है वो हुआ है। उसके बाद अपनी बात करें 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, है ना, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, यानी कहने का मतलब जो खाद्य व्यवसायिक ऑपरेटर है उसका ये यूनिक कोड है ना। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 6 नंबर का ये जो यहां पे आपका सीरियल नंबर है, ये ही वास्तव में आपके व्यवसाय को दर्शा रहा है। मतलब ये आपके व्यवसाय का और जो भी प्रॉपर्टी राइट्स है, या मतलब जो भी मालिक है और उसका जो व्यवसाय है उसके लिए जो मैं बात करूं तो उसका कोड यही है। ये तो कॉमन चीज है। टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, 1 नंबर दिया हुआ तो रजिस्ट्रेशन है, 2 नंबर है तो लाइसेंस है। ये स्टेट को दर्शाएगा, ये वर्ष को दर्शाएगा, और ये कौन से रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको दर्शाएगा। जो वास्तव में व्यवसायी है, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उसका जो अपना व्यक्तिगत सीरियल नंबर है, यानी जो वास्तव में उसका सीरियल नंबर है, जो उसके बारे में, उसके व्यवसाय के बारे में बताता है, वो तो यही है, 6 अक्षरों का होता है। भाई आपका सही में लाइसेंस नंबर यही है। वैसे तो पूरा लाइसेंस नंबर ही है, लेकिन जो आपका यूनिक है, जो औरों से अलग है, ये तो कॉमन है, ये तो किसी का भी होगा, है ना। किसी का व्यवसाय रजिस्ट्रेशन का है तो उसके भी एक होगा, कोई दूसरा राजस्थान का है तो उसका भी यही होगा, उसने भी 2019 में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो भी 2019 सीधा 19 उसके भी लगा होगा, सेम रजिस्ट्रेशन ऑफिस से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यहाँ पे सेम डिजिट देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जो यूनिक नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा, जो किसी दूसरे से मैच करेगा ही नहीं, तो वो ये होगा 6 डिजिट का सीरियल नंबर ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर। जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसका जो यूनिक सीरियल नंबर होगा वो ये होता है। तो ये 14 डिजिट का क्या होता है, आपका लाइसेंस होता है एफएसएसएआई का। अब मैं बात कर रहा था कि जो एफएसएसएआई के रेगुलेशंस आए थे, सॉरी रेगुलेशन क्या, रूल आए थे, रूल को ही रेगुलेशन बोलते हैं। एफएसएसएआई के जो रेगुलेशन आए थे वो कब कब आए, मेनली तो एफएसएसएआई के जो रूल आए थे, यानी रूल रेगुलेशंस आए थे, वो 2011 में आए थे। इसीलिए तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है वो 2011 में लागू हो गया था। मोस्ट ऑफ जो आपके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल एंड रेगुलेशन जो आए थे वो कब आए थे, 2011 में ही आए थे। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना, ये कब आ गया था, 2011 के अंदर है वो आ गया था। जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिजनेस ट्रांजैक्शन रेगुलेशन 2010, ये तो जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए नहीं था ना, ये तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी बिजनेस ट्रांजैक्शन रेगुलेशन 2010 था, ठीक है। अब जो फूड का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए जो रेगुलेशन थे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2011, कब लाइसेंसिंग होना चाहिए, किन सी केस में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो उससे संबंधित जितने भी रूल या रेगुलेशन थे वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड
पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011। तो इसमें यह आएगा कि जो आप फूड की पैकेजिंग ले रहे हो वो किन स्टैंडर्ड के साथ होनी चाहिए, उस पे लेबल कैसा होना चाहिए, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में कैसे होने चाहिए। वैसे तो बढ़ते से घटते क्रम में होते हैं, तो वो सब इसमें रेगुलेशन थे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011। तो इसमें यह था कि आप कोई खाद्य पदार्थ तैयार कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी एडिटिव डाल रहे हैं जैसे फूड कलर वगैरह है, स्वीटनर वगैरह है, तो उसकी परमिसेबल लिमिट कितनी, मतलब उससे संबंधित जो भी चीजें आती है वो सारी की सारी इसमें थी। फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल रेगुलेशन 2011। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कंटामिनेंट्स यानी संक्रमण, टॉक्सिक यानी विषाक्त और रेजिड्यूज यानी अवशेष रेगुलेशन 2011। मतलब कोई संक्रमण करने वाला पदार्थ का परमिसेबल लिमिट अधिकतम कितनी हो सकती है, कौन सी चीज कितने लेवल के बाद टॉक्सिक होगी, है ना, और केमिकल रेजिड्यूज वगैरह है। तो इन सब को लेकर जो गाइडलाइन थी वो ये थी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबोरेटरी एंड द सैंपलिंग एनालिसिस रेगुलेशन 2011। भाई कोई भी फूड है उसका सैंपल कैसे लेना है, लेबोरेटरी एनालाइज कैसे करना है, तो वो सब इसके अंदर थे। तो ये 2011 के अंदर आए हुए मोस्ट ऑफ रूल रेगुलेशन थे और इनके आते ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को है वो लागू कर दिया गया था। अब इसके बाद कुछ और भी आपको क्या है रूल्स बाद में देखने को मिले जो ऐड होते गए धीरे धीरे। जैसे 2016 के अंदर, 2016 के अंदर मैं बात करूं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड और हेल्थी सप्लीमेंट्स, खाद्य अथवा स्वास्थ्य अनुपूरक। उसके बाद न्यूट्रिशूटिकल्स, है ना, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज यानी विशेष आहार उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ, फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन हेतु खाद्य पदार्थ, फंक्शनल्स फूड एंड नोवल फूड्स रेगुलेशन 2006 यानी कहने का मतलब क्रियात्मक खाद्य तथा नवीन खाद्य रेगुलेशन 2006 के अंदर आया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड रिकॉल प्रोसीजर रेगुलेशन 2017, खाद्य प्रत्यावर्ती प्रक्रिया विनियमन 2017 में आया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंपोर्ट रेगुलेशन 2017 में आया। इसी प्रकार से एक था आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन, ये आपका क्या है 2017 के अंदर आया था, दिसंबर 2017 के। तो फिर ये नए रूल और रेगुलेशन है वो इसमें ऐड होते गए। तो ये जनरली क्या है, इसके रेगुलेशन है वो ऐड होते गए। अब ये तो मैंने एक मोटा मोटा इसका ओवरव्यू आपको बता दिया ताकि आप जब FSSAI पढ़ रहे हैं और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में मोटी मोटी बातें हैं वो बनी रहे ताकि आगे पढ़ने में जोर ना आए। अब एक बार अपने इसका जो इन्फोर्समेंट सिस्टम है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो देख लेते हैं। कल को आप फूड सेफ्टी ऑफिसर तो बनने ही बनने हैं, तो वहां पर आपकी पोजीशन क्या है वो भी आपको पता लग जाएगी। भाई नहीं हम तो यहां पे आएंगे सीधे ही। तो देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहां से संचालित होती है? केंद्र सरकार की तरफ से ही संचालित होती है। मैंने बताया था ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर से ही संचालित होती है। तो सबसे जो अपेक्स बॉडी होती है वो होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, FSSAI। इसके नीचे दो ब्रांचेज काम करेगी। एक तो होती है सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन दोनों लाइनें चलेगी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर में ही। सबसे पहले हम सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ देख लेते हैं। सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी जस्ट काम करती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नीचे। अब इसके नीचे सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के नीचे काम करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स लाइसेंसिंग। जो लाइसेंस प्रदान करते हैं उनके हेडक्वार्टर्स, और उनके नीचे काम करते हैं जोनल डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स।
है ना, जोनल डायरेक्टर और अदर ऑफिसर, जिसमें इंस्पेक्शन ऑफिसर होते हैं, मॉनिटरिंग ऑफिसर्स होते हैं, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब अपने बात करें स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में सबसे जो अपेक्स होगा वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होगा। सबसे जो अपेक्स होगा वो कौन होगा? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होगा। तो यानी स्टेट में सबसे बड़ा कौन है भाई? इसमें कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है। अब इसमें भी दो पार्ट आ गए, दो ब्रांच आ गए। एक तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है, एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है। एक तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है और दूसरी कौन सी होती है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मैंने बताया था ना, छोटे व्यवसाय के लिए होती है। तो पहले रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की बात कर लेते हैं, छोटे व्यवसाय की। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो होगी, इसके नीचे सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम करेगा, टाउन पंचायत काम करेगी, ग्राम पंचायत है वो काम करेगी। तो इनके जरिए क्या है, जो रजिस्ट्रेशन है वो मिल जाता है। और भारत में ये फॉर्मेलिटी के अलावा कुछ भी नहीं है ना। वास्तविकता तो ये फॉर्मेलिटी के अलावा कुछ नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के नीचे कौन है जो रजिस्ट्रेशन देने का काम करता है? सिटी म्युनिसिपल्स कॉरपोरेशन है, टाउन पंचायत है और ग्राम पंचायत है। अब हम बात करें लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी का सिस्टम अपना अलग चलेगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी का सिस्टम है वो अपना अलग चलेगा। इसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, है ना, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के नीचे काम करेगा। फिर उसके नीचे आप होंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम है इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग। इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग किसकी? इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग जो लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं, है ना, इवन चाहे वो स्मॉल स्केल पे भी कर रहे हैं, तो उनके यहां पर मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन का काम होगा, वो फूड सेफ्टी ऑफिसर का होगा, एफएसओ का होगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर का होगा। तो ये पूरे का पूरा इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है। यानी शुरुआत आपसे ही होनी है, फूड सेफ्टी ऑफिसर से ही होनी है। अब देखो, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, इसका जो हेड ऑफिस बनाया गया है वो नई दिल्ली में है। कहां पे है? न्यू दिल्ली में। इसका जो हेड ऑफिस है वो आपका कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली में। तो इसके हेड ऑफिस तो नई दिल्ली में, लेकिन 5 रीजनल ऑफिस है, क्षेत्रीय कार्यालय है। मुख्य कार्यालय तो कहां पे है? नई दिल्ली में है, लेकिन जो रीजनल ऑफिस है वो कितने हैं? इसके 5 रीजनल ऑफिस है। अब ये 5 रीजनल ऑफिस की बात करें तो कौन कौन सा और कहां पे? नॉर्थ रीजन का, यानी उत्तरी क्षेत्र का, उत्तरी भारत का, तो ये तो हेड ऑफिस के साथ अटैच ये नई दिल्ली में ही है, नॉर्थ रीजन का। तो फिर उसके बाद करें ईस्टर्न रीजन का, पूर्वी क्षेत्र का, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। फिर तीसरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का, गुवाहाटी असम में है। चौथा वेस्टर्न रीजन, पश्चिमी क्षेत्र का, मुंबई महाराष्ट्र में है। साउथर्न रीजन का, दक्षिणी क्षेत्र का, कोचीन और चेन्नई है ना, दक्षिणी क्षेत्र का कोचीन और चेन्नई के अंदर है। तो भाई ये आपके 5 रीजनल ऑफिस भी हो गए और हेड ऑफिस की भी बात है वो हो गई। अब अपने बात करते हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है क्या। जैसा मैंने बताया वैसा ही आपको इस टेक्निकल भाषा को पढ़ के समझ में आने वाला है, चिंता ना करें। मैंने क्या बताया, जो अलग अलग जगह से संचालित होने वाले लॉ ऑर्डर एक्ट थे उनको सिंगल रेफरेंस पॉइंट से संचालित किया गया। इसके लिए जो खाद्य पदार्थ है उसकी जो सेफ्टी है उसको एश्योर करने के लिए, ताकि कंज्यूमर के पास जो भोजन पहुंचे वो क्या हो? सेफ हो, सुरक्षित हो उसकी हेल्थ के लिए। दूसरा, उन सभी स्टैंडर्ड मानकों के तहत बना हो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के रूल के अनुसार क्या है? निर्धारित हुए हैं। अब आपको पता है ना, आगे जैसे जैसे बढ़ोगे, वैसे तो मैंने आपको HACCP, है ना, कोडेक्स एलिमेंटेरियस वगैरह करवाया, तो वहां आजकल आपको पता लग गया होगा किसी भी देश का कोई भी फूड के सेक्टर में स्टैंडर्ड डिसाइड करता है तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते ही करता है, ताकि जो फूड है उसकी लिमिटेशन वो एक कंट्री न हो, उसे विश्वव्यापी फूड है वो बनाया जा सके। तो पहली चीज तो ये
मतलब FSSA जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ये क्या है? फूड सेफ्टी को, खाद्य सुरक्षा को एश्योर करेगा कि कोई कंज्यूमर इस फूड को खा रहा है तो वो उसकी हेल्थ के लिए क्या है, बिल्कुल सेफ है। दूसरा, ये फूड उन सभी मानकों के तहत ही बना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, जो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। स्टैंडर्ड तो ये नेशनल ही है, क्योंकि इंटरनेशनल संस्था होगी तो उसके जो स्टैंडर्ड होंगे हम उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलेंगे। लेकिन आजकल जो नेशनल जो अथॉरिटीज है, वो जो भी स्टैंडर्ड बनाती है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ तालमेल रखते हुए क्या है, स्टैंडर्ड डिसाइड करती है, ताकि कल को एक्सपोर्ट करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब मान लो इंडिया में फूड की स्टैंडर्ड अलग है और मान लो कि फ्रांस में अलग है, तो भारत वाले फ्रांस में नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना, तो वो बैरियर ना आ जाए, इसलिए सेम स्टैंडर्ड रखे जाते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा व मानकों से संबंधित सभी विषयों के लिए एकल संदर्भ बिंदु स्थापित करना। इसके अंतर्गत बहुस्तरीय व बहुविभागीय नियंत्रण व्यवस्था को समाप्त कर एकल कमान प्रणाली स्थापित की गई है। द एक्ट एम टू एस्टैब्लिश ए सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल मैटर रिलेटिंग टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बाय मूविंग फ्रॉम मल्टी लेवल्स मल्टी डिपार्टमेंटल कंट्रोल टू ए सिंगल लाइन कमांड्स, है ना, जो आपको बताई थी वो बात यहाँ पे टेक्निकल शब्दों में लिखी हुई है। तो ये हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान चुके हैं। अब भाई इसका जो एक्ट था उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी, है ना, और इस एक्ट में जो चीजों को डिफाइन किया गया था, तो वो डिफाइन क्या, मतलब उनकी डेफिनेशन वगैरह है वो क्या है, और भी उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड्स है, रेगुलेशंस है जो पूछे जा सकते हैं, उनका अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।